नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2017 से पहले सरकारी राशन सबको इसलिए नहीं मिलता था क्योंकि उसे अब्बा जान कहने वाले हजम कर जाते थे। इससे पहले योगी ने अखिलेश यादव के लिए कहा था कि उनके अब्बा जान तो कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। 1991 में बीजेपी के लोग मुलायम सिंह को मौलाना मुलायम कहते थे। यूपी चुनाव में बीजेपी के खिलाफ सपा सबसे बड़ी पार्टी है। सवाल यह है कि क्या यह ध्रुवीकरण के लिए समाजवादी पार्टी पर मुसलमानों की पार्टी होने का ठप्पा लगाने की कोशिश है? योगी के बयान पर तीखी प्रतिक्रियाएं हुई हैं। उमर अब्दुल्ला से महुआ मोइत्रा तक ने इसे सांप्रदायिक एजेंडा कहा है। ट्विटर पर अब्बा जान ट्रेंड कर रहा है। योगी ने अब्बा जान कहकर अखिलेश यादव पे फिर हमला किया। कुशीनगर की सभा में कहा कि अब्बा जान कहने वालों ने सरकारी राशन बाहर बेच दिया। दरअसल यूपी में 2002 से 2010 के बीच खाद्यान्न घोटाला हुआ था। इसमें पीडीएस, अंत्योदय और मिड डे मील का अनाज खुले बाजार में बेचा गया। इस दौरान 2002 में बीजेपी बीएसपी की साझा सरकार, 2003 में मुलायम सिंह की सरकार और 2007 में मायावती की सरकार थी, लेकिन योगी ने इसे दूसरा रंग दे दिया। अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। और आज कोई गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। योगी के इस बयान पे तीखी प्रतिक्रियाएं हुई। कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि बीजेपी की मंशा हमेशा मुसलमानों के लिए जहर, नफरत और खुल्लम खुल्ला सांप्रदायिक एजेंडे पे चुनाव लड़ने की रही है। यहां एक सीएम दोबारा चुने जाने के लिए दावा कर रहे हैं कि हिंदुओं का राशन मुस्लिम खा गए। टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया कि भारत में एक चुना हुआ मुख्यमंत्री सांप्रदायिकता भड़काने का दोषी है। यह आईपीसी की दफा 153 का उल्लंघन है। कोई स्वतः संज्ञान ले। सुप्रीम कोर्ट, यूपी पुलिस। वरिष्ठ पत्रकार तवलीन सिंह ने ट्वीट किया कि यह हेट स्पीच है। एजाज नाम के एक शख्स ने ट्वीट किया कि यूपी में यूनेस्को की 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ताजमहल, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी। ये सब किसी के अब्बाजान ने बनाई है। पूर्व वित्त सचिव डॉक्टर अरविंद मायाराम ने ट्वीट किया कि काश मैंने अपने पिता को अब्बाजान पुकारा होता। यह उस पिता से रिश्ते का कितना प्यारा इजहार है जो आपको मुसीबत से बचाने के लिए हिफाजत का आसमान आपके सिर पे तान देता है। अखिलेश यादव के साथ ये एक बार और भी हो चुका है। 6 अगस्त को लखनऊ में एक मीडिया कॉन्क्लेव में योगी ने कहा कि हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। यह हम ही ने कहा है और हमने कितना सच किया है। यह आज जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पे भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ हो चुका है। उनके अब्बा जान तो कहते थे कि हम परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे। अखिलेश यादव ने 7 अगस्त को पार्टी दफ्तर में हो रहे कार्यक्रम में इस पे पूछे जाने पे सख्त नाराजगी जताई थी। मैं तो केवल एक ही कहूंगा बात, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी को अपनी भाषा पर संतुलन रखना चाहिए। कल मैंने इंटरव्यू सुना है, हमारा आपका मुद्दों पे झगड़ा हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पिताजी के लिए कुछ कह रहे हो तो तैयार रहना अपने आपके पिताजी के लिए भी मैं कुछ कह दूंगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी अपनी भाषा का संतुलन रखें और जिनका आप स्वागत कर रहे हो उनको आपने लूटा है पूरा का पूरा लोकतंत्र। अयोध्या आंदोलन के दौरान मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव को बीजेपी आरएसएस के एक वर्ग ने मौलाना मुलायम कहना शुरू किया था। सियासत के जानकार कहते हैं कि इसका मकसद खुद को हिंदू जनता का खैर ख्वाह और दूसरे को मुस्लिम परस्त साबित करना होता है ताकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराया जा सके। पूरा उत्तर प्रदेश बेरोजगारी, महंगाई, हत्या, लूटपाट इससे गूंज रहा है। महिलाओं का चीर हरण हो रहा है, सरेआम गोलियां चल रही हैं। आप उन पे बात नहीं करने के ऊपर आप सामाजिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस देश के मुख्यमंत्री को, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को समझना चाहिए कि लोगों के मुद्दे क्या हैं। ये अब्बा जान और ये अम्मी जान कह के आप मुद्दों से मत भटकाइए। सियासत के जानकार कहते हैं कि चुनावों में एक लड़ाई परसेप्शन की भी लड़ाई होती है। अगर समाज में ये परसेप्शन बन जाए कि एक वर्ग दूसरे वर्ग के
हक के ऊपर डाका डाल रहा है तो ये दो वर्गों के बीच में ध्रुवीकरण का सबब बन सकता है। सियासत इस आग में घी डालती है, जिसका चुनावी फायदा होता है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की, जहां बीजेपी विधायक श्रीमंत पाटिल ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया है कि उन्हें कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने के लिए रुपयों का और मंत्री पद का प्रस्ताव दिया गया था। हालांकि बाद में वो अपने बयान से पलट गए। विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है, ऐसे में उनके बयान को लेकर हंगामे के आसार हैं। श्रीमंत पाटिल कांग्रेस जेडीएस के उन 17 विधायकों में शामिल थे जिन्होंने बगावत कर बीजेपी का दामन थामा था। येदियुरप्पा सरकार बनते ही श्रीमंत पाटिल को मंत्री बनाया गया, लेकिन बसवराज बोम्मई मंत्रिमंडल में उन्हें जगह नहीं मिली। वो नाराज है। ऐसे में उन्होंने अपने बयान से नया विवाद खड़ा कर दिया, ये कहते हुए कि कांग्रेस छोड़ने के लिए उन्हें मंत्री पद और धनराशि का प्रस्ताव दिया गया था। मैंने बीजेपी धन के लोभ में नहीं ज्वाइन किया। ये सही है कि मुझे धन का लालच दिया गया था, लेकिन मैंने पोर्टफोलियो मांगा था और इसी के तहत मुझे मंत्रालय दिया गया था। जब फटकार लगी तो उनके सुर बदल गए और अब अपने बयान से वो पलट गए। मेरे पास कौन भी नहीं आया था, पैसा देने के लिए नहीं और वो पार्टी में प्रवेश करने के लिए भी। मैं खुद उनके पास गया था। मैंने बोल दिया कि मैं आपको सपोर्ट देने वाला हूँ, इसके लिए मिलने के लिए आया हूँ। उन्होंने बोल दिया कि क्या क्यों सपोर्ट दे, क्या आपकी जरूरत कुछ क्या है, क्या कुछ भी नहीं है। मैं खाली अगर आपका गवर्नमेंट हो गया तो मुझे एक अच्छा पोर्टफोलियो दीजिए। तो ये श्रीमंत पाटिल साहब हैं जो अब अपने बयान से पलट गए हैं। पहले उन्होंने कहा था कि पैसे का ऑफर किया गया था, पैसे देने की कोशिश की गई, लेकिन इन्होंने नहीं लिया, लेकिन अभी हम मना कर रहे हैं। भले ही श्रीमंत पाटिल अपने बयान से पलट गए हों, लेकिन इस तरह का आरोप कांग्रेस और जेडीएस शुरू से ही उन सभी बागी विधायकों पर लगाती रही है जिनकी बगावत की वजह से जेडीएस कांग्रेस की साझा सरकार गिरी थी। बहुत साफ तरीके से कही कि मुझको पैसे का ऑफर दिया था और आज बोल रहे नहीं दिए, तो कौन सच बोल रहा है? कोई जबरदस्ती तो बुलवा नहीं रहा है ना। तो उनसे पूछिए क्या हुआ। क्या हम तो पहले से बोल रहे हैं कि सिर्फ उनका नहीं, पूरे जो 18-20 लोग गए हैं जेडीएस से हो या कांग्रेस से हो, उनको या तो मंत्री पद के ये बेनिफिशियरी बनाया या तो पैसे दिए। सी इट्स नॉट ही इज मेड द स्टेटमेंट, it is not that he was under any pressure to do so. He was denied the ministry and he is telling why he was denied it. So quite naturally we will take it up. BJP has not offered money to anyone MLAs. यह सही नहीं है कि बीजेपी ने किसी को भी पार्टी बदलने के लिए धन ऑफर किया। यह बिल्कुल गलत है। किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। Money to any persons, not only MLAs, not to any persons. सत्ता और सरकार के लालच में सिद्धांत पार्टी के संविधान तक ही सिमटा नजर आता है। श्रीमंत पाटिल का बयान बीजेपी के लिए नए सिरे से मुसीबत खड़ी कर चुका है, क्योंकि विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है और बीजेपी ने खुद ही कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा थमा दिया है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। बात करते हैं गुजरात की, जहां भूपेंद्र भाई रजनीकांत भाई पटेल ने आज गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विशेष रूप से उपस्थित रहे। भूपेंद्र पटेल को चुनने के पीछे एक बड़ा कारण बीजेपी के पटेल नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई भी मानी जा रही है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी नेतृत्व राज्य में सामाजिक समीकरणों को ठीक कर चुनाव में उतरने के साथ ही पाटीदार समुदाय के बड़े नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई से भी छुटकारा पाना चाहता था। ऐसे में उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, सौरभ पटेल और जीतू वाघानी जैसे नेताओं के बीच भूपेंद्र पटेल को चुना गया। गुजरात राज्यना मुख्यमंत्री तरीके ना। उधर आम आदमी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कमर कस ली है। इसी के मद्देनजर आज आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अयोध्या पहुंचे। वहां उन्होंने रामलला के दर्शन किए
मनीष सिसोदिया के साथ आप के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह भी थे। कल आम आदमी पार्टी अयोध्या से तिरंगा यात्रा निकालेगी। पेगासस जासूसी मामले में केंद्र ने अब सुप्रीम कोर्ट में कह दिया है कि वो जवाब दाखिल नहीं करेगा। इस रुख के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि वो अंतरिम आदेश जारी कर देगा। पेगासस जासूसी मामले में अब सुप्रीम कोर्ट जल्द ही अंतरिम आदेश जारी करेगा। केंद्र के राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर जवाब दाखिल न करने के बदले रुख पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी भी जाहिर की। बेंच ने कहा, हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कोई दिलचस्पी नहीं, हमें नागरिकों की जासूसी के आरोपों पर चिंता है। हमने मौका दिया और सोचा कि सरकार जवाब दाखिल करेगी और आगे की कार्रवाई करेगी, लेकिन हमारे पास अंतरिम आदेश जारी करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। वहीं 2 बार जवाब दाखिल करने का वक्त मांगने के बाद केंद्र के सुर बदलते नजर आए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, हमारे पास छिपाने को कुछ नहीं है, लेकिन ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, इस पर न्यायिक या सार्वजनिक बहस नहीं हो सकती। हमारी जानकारी का आतंकी ग्रुप फायदा उठा सकते हैं। हम विशेषज्ञ समिति बनाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट देगी। वहीं याचिकाकर्ताओं ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार इस तरह जानकारी देने से अदालत को नहीं रोक सकती। सरकार ने अभी तक पेगासस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी भी मान रही है कि भारतीयों की जासूसी हुई। वकीलों ने यह भी कहा कि सरकार के इनकार न करने का मतलब है कि जासूसी हुई है। करीब 1 घंटे की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया। पीठ ने केंद्र से कहा कि झाड़ी पीटने से कुछ नहीं होगा, अगर विचार बदले तो अदालत को सूचित करें। 2-3 दिन में आदेश जारी होगा। केंद्र सरकार के इस बदले रुख ने मामले को और पेचीदा बना दिया है, लेकिन एक बात सुप्रीम कोर्ट के जेहन में बिल्कुल साफ है कि वो देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का सबसे बड़ा प्रहरी है, और ऐसे में अगर सरकार हाथ पीछे खींचती है तो उसे आगे बढ़कर कदम उठाना होगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।